अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 4 जून है, दिन है मंगल का, और मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि पूरी दुनिया के मुतालिक, पूरी दुनिया की ख़बरों के मुतालिक, और ख़ासकर आज सबसे ज़्यादा इस व्लॉग में मैं ज़िक्र करूँगा क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने जिस बड़े पैमाने पर नार्दर्न इसराइल के ऊपर हमले किए हुए हैं उसको पूरी दुनिया का मीडिया कवरेज कर रहा है, और उसके मुतल्लिक स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं मेरे पास जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। कितने बड़े पैमाने पर आग लगी है, कितनी टीमें उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, किस किस मुल्क से इसराइल मदद मांग रहा है, आपको कभी भी फ्रंट लाइन मीडिया जो है ये बातें नहीं बताएगा। ये आज के इस एक्सक्लूसिव व्लॉग में ये चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपके साथ में एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो मोसाद के साबिक डायरेक्टर इफ्राहिम हलेवी की है। इफ्राहिम हलेवी मेहदी हसन को इंटरव्यू दे रहे हैं। मेहदी हसन एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं और पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। एक सेपरेट टीवी चैनल उन्होंने ओपन कर लिया जब उनको रोका गया उनके आउटलेट की जानिब से, न्यूज़ आउटलेट की जानिब से, कि आपने हमारे कहने के मुताबिक चलना है, तो उन्होंने उसको ठोकर मारी, अपना सेपरेट न्यूज़ चैनल बना लिया। मेहदी हसन इज़ ऑल टाइम फेवरेट। तो मेहदी हसन मोसाद के डायरेक्टर से इफ्राहिम हलेवी से कहते हैं कि बल्कि आप ये वीडियो में देखिएगा, उनसे पूछते हैं कि आपने ट्रीटमेंट किया, अलकायदा के ज़ख्मी मेंबरान का आपने ट्रीटमेंट किया। तो जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक अलकायदा को बेसिकली क्रिएट करने वाला कौन है और उसको चलाने वाला कौन था। जब उनसे पूछा गया कि आपने अलकायदा के ज़ख्मी मेंबरान का ट्रीटमेंट किया इसराइल के हॉस्पिटल में, तो ये क्यों किया, तो उनका जवाब था कि हमारी पॉलिसी है, हम इंसानियत के नाते, इंसानियत का और इसराइल का कितना गहरा ताल्लुक है ये आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इंसानियत को वो यहाँ पर घसीट कर लेंगे कि हम इंसानियत के नाते अलकायदा के मेंबरान का इलाज कर रहे हैं। और जब उनसे अगला सवाल नहीं था, अगला जैसे कहते हैं ना कि ये उन्होंने ओवर पिच बॉल बनाकर दी इफ्राहिम हलेवी ने, तो मेहदी हसन ने इनके इस बात के ऊपर बहुत बड़ा छक्का लगा दिया। मेहदी हसन ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप इंसानियत के नाते इनके इलाज पर आप बिलीव करते हैं, तो अगर कोई हिज़्बुल्लाह का मेंबर ज़ख्मी होकर आ जाए तो क्या आप उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था, आएँ बाएँ शाएँ दिस दैट, ये सारा कुछ उन्होंने किया। वीडियो देखिएगा। Okay, you say no preference. There have been reports that Israel's been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is of course the Al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's helping wounded Al-Qaeda aligned fighters? As I said before in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. And I think that when you have people who are wounded and you can deal with them in a humane way, राइट जी, वीडियो में आपने अच्छी तरह से मुलाहिजा कर लिया कि मेहदी हसन के सवाल के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। तो बताने का मकसद यह है, अलकायदा हो, ISIS हो, दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो हों, उनको सबको क्रिएट करने वाला कोई और नहीं है सिवाय इसराइल के। तो ये वीडियो आपने मुलाहिजा कर लिया। अब बात करते हैं हिज़्बुल्लाह की मैं वन बाय वन एक एक चीज़ आपके साथ में शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि नार्दर्न इसराइल के एक बहुत बड़े इलाके पर उन्होंने ऐसे मिज़ाइलों के साथ हमला किया है जिनसे आग लग गई है, जिनसे इस वक्त किरियात शमूना, इसके अलावा आपको मैं बारी बारी बताता जाता हूँ, किरियात शमूना है, गलीली है, इसके अलावा अईमा है, ये सारे के सारे शहर जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आग लगी हुई है। और ये आग कोई मामूली आग नहीं है, ये आग, इसे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जंगल जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जंगल, उनके अंदर ये आग लगी है और 20 अलग अलग जगहों पर ये आग लगी हुई है। और ये सारा जो है, ये सारे का सारा हैब्रियो मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। रमीम एरिया के ऊपर भी जो है इस हिज़्बुल्लाह ने बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया और वहाँ पर भी आग लगी हुई है। इसके अलावा बता दूं कि टाइबेरियस एक और इलाका है इसराइल का, वहाँ पर भी आग लग चुकी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सेटलर्स हैं, जो कि जिनके घरों के ऊपर अब ये आग जो है ना, ये फैल कर घरों के अंदर, घरों के ऊपर पहुँच रही है, रिहायशी एरियो में अपना निशाना बना रही है। और सेटलर्स जो हैं वो इन इलाकों से, यानी नार्दर्न इसराइल से निकल कर अब वो भाग रहे हैं और जा रहे हैं सेंट्रल इसराइल या साउदर्न इसराइल। वहाँ पर जो हैब्रियो मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि 32 स्कूल खाली करवा लिए गए हैं
इन सेटलर्स को फौरी तौर पर वहाँ पर रिहाइश देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सेटलर्स जो हैं यहाँ से भाग रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको सेटलर्स के भागते हुए मनाजर जो हैं वो दिखा सकूँ। ट्राई मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें जो आग है उसको मैं दिखा नहीं सकता, तो आप समझ लीजिए, आप आग को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं आपके साथ ये जो न्यूज़ के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो ज़रूर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर आग लगी है कि 32 टीमें, 32 अलग अलग टीमें जो हैं इस वक्त आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और इसराइल का एक और इलाका जिसका नाम किबुट्स गिलैडी है, वो भी तकरीबन मुकम्मल जलकर खाक होने वाला है। किबुट्स गिलैडी जो है ये एवोकाडो की काश्त के लिए बहुत अच्छा इलाका जाना जाता था, और एवोकाडो के जो दरख्त हैं, जो बागात हैं, वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसराइली जो मकबूजा अफवाज हैं इसराइल की, उनके जो बेसेस हैं वहाँ पर नार्दर्न इसराइल में, वो उनको खाली करके आग से महफूज इलाकों की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये तो हो गए हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों के मुतालिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है कि हिजबुल्लाह अचानक इतना फ्यूरियस क्यों हो गया, अचानक उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। देखिए, रफ़ा के ऊपर जो हमला होना था वो तो एक अलग, उसको ज़रा साइड पर रख दीजिए, क्योंकि रफ़ा के ऊपर उस तरह से अभी तक अटैक, एक वो उन्होंने ज़रूर हमला किया, लेकिन उसके बाद से अभी तक इतना बड़ा अटैक रफ़ा के ऊपर नहीं हुआ। तो आखिर ये सारी इसकी वजूहात क्या हैं, हिजबुल्लाह के इतने गुस्से में आने की, इतनी शदीद गुस्से में आने की वजूहात क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर ज़रा बात को समझिएगा। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरा नुक्ता नज़र गलत है, लेकिन आप इसको ज़रा कंसिडर ज़रूर कीजिएगा और अपना नुक्ता नज़र जो है उसको कमेंट सेक्शन में डिटेल के साथ बताइएगा। मैं कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ता हूँ और एक एक कमेंट जो है वो मेरी नज़रों से गुजरता है। हम सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के इतने शदीद गुस्से में आने की वजह क्या है। दोस्तों ईरान ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान तो हरगिज़ नहीं किया कि जो उनके जो सदर थे, आंजहानी सदर इब्राहिम रईसी, उनको शहीद करने वाला इसराइल है, लेकिन उसे अंदरूनी तौर पर पता चल चुका है। ऑल दीज आर प्रपोजल्स, ये सारा कुछ जो है ये मैं सिर्फ तजवीज़ कर रहा हूँ, ये सारा मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है। वंस अगेन मैं कहूँगा आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो ईरान को इस सब का पता चल चुका है कि इसके पीछे, इब्राहिम रईसी की शहादत के पीछे, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर हुसैन अब्दुल्लायान, उनकी शहादत के पीछे और दूसरे लोगों की शहादत के पीछे, यानी उस हेलीकॉप्टर को तबाह करने के पीछे इसराइल है, ये ईरान को पता चल चुका है। लेकिन उसने इसका ऐलान किए बगैर उसने बदला लेने का फ़ैसला कर लिया है और हिजबुल्लाह को पहले से कहीं ज़्यादा और ख़तरनाक हथियार, ख़तरनाक असलहा देना शुरू कर दिया है, ताकि हिजबुल्लाह फ्रंट पे रहे और ईरान अपनी फेस सेविंग करे। फेस सेविंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो इस वक्त मगरबी कुव्वतें हैं, तमाम जो अमेरिकन हैं, तमाम जो इसराइली हैं, उनका एक ही मकसद है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है किसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको रोल बैक किया जाए, किसी तरह से उसके ख़िलाफ़ काम किया जाए। लेकिन ईरान को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, तो ईरान ने ये फ़ैसला किया। देखिए, मतलब करना तो वही है, लेकिन बात बताकर करेंगे तो उसका हमें नुकसान है, लेकिन बताए बगैर अगर इसराइल का कबाड़ा और इसराइल का बेड़ा हम गर्क करेंगे तो फिर उसमें कोई, मतलब हिजबुल्लाह अगर सामने आकर फ्रंट पर हमले करता भी रहता है तो ईरान को इससे कोई गजिंद नहीं पहुंचेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों इसके अलावा आपके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त आपके साथ मैं वाक़या शेयर करने वाला हूँ। स्कॉट रिटर, एक साबका US मेरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि तकरीर करने, खिताब करने जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम से उन्होंने खिताब करना था। जब वो तैयारे में सवार होने वाले थे तो उनको जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उनके ऑफिसर्स जो कि CBP के ऑफिसर से, उन्होंने घसीट कर उतार लिया, उनका सामान काबू कर लिया, उनका पासपोर्ट तक उन्होंने जब्त कर लिया। जब उन्होंने पूछा उनसे कि मुझे क्यों उतारा गया है, क्या रीज़न बनी, तो मुझे क्यों उतारा गया है, तो उनसे बताया गया कि स्टेट डिपार्टमेंट के आर्डर पे आपको इस तैयारे से ऑफलोड किया जा रहा है। और दोस्तों इंडिया में चूंकि इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और ताज़ा तरीन इलेक्शन की सूरत हाल आपके सामने रखने वाला हूँ, BJP जो कि इस वक्त तीसरी टर्म में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसके वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही है,
अब तक की सूरत हाल के मुताबिक उनके पास 280 सीट्स उन्होंने वो जीत चुके हैं, यानी बीजेपी और अलाइज जो बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास 280 सीटें आ चुकी हैं, और कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जो हैं उनके पास 222 सीटें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके और उखाड़ पछाड़ कुछ भी करके वो किसी तरह से उसको, यानी नरेंद्र मोदी को इस वक्त तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने से रोक सके। इसके अलावा कुछ जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने 38 जो सीटें हैं वो निकाली हैं, और ये अभी तक इसके इंडियन इलेक्शन के हवाले से कुछ न्यूज़ जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकन आइजनहोवर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि रेड सी में तैनात था, जिसके ज़िम्मे ये था कि वहाँ पर उसके ज़रिए से हमले किए जाते थे यमन के ऊपर, और उसको यमन के हौथियों ने 2 दफ़ा निशाना बनाया और 2 दफ़ा मार खाने के बाद पहला उसका स्टे था जद्दा पोर्ट, वहाँ पर वो गया और वहाँ पर उसकी ज़रूरी मुरम्मत की गई। उसके बाद उसने दोबारा से रेड सी में ना आने का फैसला कर लिया है और फिर उसने वापसी का सफ़र अपना लिया है, और यूं वो रेड सी से आप यूं समझ लें दुम दबाकर भाग निकला है। यमन के हौथियों को एक बार फिर सैल्यूट पेश करते हैं। अगर मुज़ाहमत के इस्तिआरे की बात की जाए तो इस वक्त यमन के हौथी जो हैं इस इस्तिआरे पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग दुनिया भर से इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हर जगह पर शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।